हेलो एवरीवन। आज हम लोग ये पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ IERT का भी इसमें कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। यूपी पॉलिटेक्निक का, ये स्पेशली यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर है। कुछ बच्चों के सजेशन पे, जैसे कुछ बच्चे थे हंडिया पॉलिटेक्निक से मैसेज किए, और फिर उसके बाद कुछ प्रतापगढ़ जो आपका पॉलिटेक्निक है वहाँ से बच्चों ने मैसेज किया है, तो मैंने सोचा कि एक पेपर सॉल्व करा देते हैं। अभी 11 तारीख को शायद उनका पेपर है, तो उसके पहले मैं एक पेपर अगर करा देता हूँ तो कुछ उनका भला हो जाए, तो मैं पेपर सॉल्व करा दे रहा हूँ। और उसमें ये ध्यान देना है आपको, ये पेपर ID, ये पेपर कोड नंबर है 2043 B करके है, ठीक है। ये पेपर कोड है, मैं इसका ये पेपर का वो PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा जिनके पास नहीं है। बाकी IERT वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो आपके पेपर से रिलेटेड होगा, क्योंकि सिलेबस चाहे आप IERT के हों या यूपी पॉलिटेक्निक के हों या बिहार पॉलिटेक्निक के हों, तीनों का पेपर का कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सेम मैच करता है। जैसे अभी मान लीजिए कोरोजन चैप्टर हो गया, वाटर ट्रीटमेंट हो गया, या फिर फ्यूल हो गया, फिर उसके बाद पॉलीमर हो गया, और ढेर ऐसे चैप्टर हैं जो मैच करते हैं। 7 से 8 चैप्टर मैच करते हैं। तो जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसको आप कम से कम देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत लोग फंस जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हमारे पास 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, तो मैं आपको इंग्लिश में ही मतलब एक्सप्लेन हिंदी में कर दूंगा, बट इसमें मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हिंदी का आधा पोर्शन यहाँ से गायब है। तो मेरे पास जो PDF आया था तो उसमें कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, आंसर एनी 10 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 10 जो जितने दिए हुए हैं उसमें 10 आपको करने हैं। तो 10 करने हैं, तो मैं उसको और ढेर सारे मतलब सब करा दूंगा। ये एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसे क्वेश्चन हो गया जहाँ पे थियोरेटिकल पोर्शन होगा, तो उसको मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि थियरी आप बुक से भी देख सकते हो। न्यूमेरिकल पोर्शन पकड़ेंगे, और मान लीजिए जैसे अभी इसी में IPSC वगैरह दिया है, तो IPSC वगैरह करना है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं करा दूंगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे थियोरेटिकल मुझे दिखेगा तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। हम टाइम आपका ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द write the value of N, L, M and S quantum number of 3D1 इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे आपको दिया है 3D1 इलेक्ट्रॉन, पहला क्वेश्चन है, पहला का A है, 1 का A कह रहा है 3D1। इसके लिए क्या करना है, स्मॉल n की वैल्यू निकालनी है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद स्मॉल l की, फिर उसके बाद स्मॉल m की और स्मॉल s की वैल्यू, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहला नंबर ये जान लीजिए कि हम लोग ये l कैसे कैसे निकालते हैं, मैं तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि पूरा फिर से बताऊँ, मतलब आपको बताने चलूंगा कि क्वांटम संख्या क्या होता है, फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये सब नहीं बताएंगे। मैं बस आपको ये बता दे रहा हूँ कैसे निकालेंगे, जहां से आप पेपर में अच्छे से आप उसको कर ले जाइए। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हमको n की वैल्यू निकालना होगा, तो n की वैल्यू निकालने के लिए बस आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका ये D सबसेल दिया हुआ है, यहाँ से आपको देखना है कि इसके पहले क्या लगा है। जैसे आपको पता होगा कि माता पिता के नाम के पहले आप क्या लगाते हो, श्री लगाते हो या श्रीमती लगाते हो, वैसे ही यहाँ पे आपका D के पहले क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, तो ये आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अब D ऑर्बिटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे D के लिए क्या कितने बॉक्स बनते हैं, 5 बनते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये D ऑर्बिटल के लिए है। ऐसे ही F के लिए 7 बनते हैं, और P के लिए 3 बनते हैं, और फिर उसके बाद S के लिए 1 बनता है। तो उससे नहीं मतलब है, जैसा क्वेश्चन आपके में आता है, बस अगर मान लीजिए D1 है, D2 है, तो D3 है। तो यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, D1 के लिए, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2, तो ये +2 हो जाएगा।
तो यहाँ से मतलब इसकी L की जो वैल्यू होती है -1 से लेके -2 से लेके +2 तक का होता है, और 0 को भी हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितने का है, जैसे मान लीजिए अब यहाँ हम लोग L की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो L की वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। एक तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे L की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए L की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे ये ध्यान देते हैं 0 1 2 3। अब 0 अगर आपको दिखा तो यहाँ पे तुरंत आप ये आपका S हो जाएगा, स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d और स्मॉल f, ये हो जाएगा। यहाँ पे आपका स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f। अगर L की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, अगर 0 आ रही है तो इस वाले केस में 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये D दिया है। तो D के केस के लिए यहाँ देखिए D को पकड़िए, तो D के लिए यहाँ पे L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ D के लिए हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो ये हो गया। अब M के लिए आप क्या चेक करेंगे, M के लिए आपको ये ध्यान देना है कि आपका इलेक्ट्रॉन कितना गया है, मतलब जैसे अपने कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे D1 के लिए निकालना है। तो जब D1 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 × 1 हो जाएगा। बाकी और में है नहीं तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ भी कोई रहता तो -1 × 1 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ अगर होता तो यहाँ फिर +1। तो ऐसे करके इसको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ पे आपका M की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। और फिर उसके बाद अगर आपका स्पिन क्वांटम नंबर देखना होता है तो इसमें क्या करते हैं, ये एबव है कि बिलो है। अगर एबव होगा इस केस के लिए हम लोग क्या देखते हैं, +½ और अगर ये बिलो होता है तो ये क्या हो जाता है, -½ ठीक है, तो ये ध्यान देना होता है। तो इस केस के लिए हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि एबव है तो एबव वाले के केस में +1/2। ये हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था आपके पेपर में। ये पूछना चाह रहा था कि n की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी और स्मॉल s की वैल्यू क्या आएगी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया है। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16। 16 का मतलब आपका 16। 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। यहाँ 1 का भी क्वेश्चन है, यहाँ 16 बोल रहा है और 16 किसका होता है, सल्फर का होता है। ठीक है, तो जब सल्फर का होता है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पोजीशन, राइट इट्स पोजीशन इन पीरियाडिक टेबल। तो पीरियाडिक टेबल में इसकी पोजीशन पूछ रहा है। पोजीशन का मतलब जैसे मान लीजिए पीरियाडिक टेबल आप ऐसे बनाते हो, ऐसे करके बनाते हो ना, ऐसे करके बनाते हो तो यहाँ पे एक ये हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 8। इसमें और संख्या हो जाएगी, थोड़ा सा ये कम हो गया है। यहाँ पे टोटल इसमें 10 खाने आते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, तो ऐसे करके बन जाएगा। इस पे मत जाइए कि ये फिगर कैसा बना हुआ है, बस ये आपको ध्यान देना है कि कितने आपके हैं। यहाँ पे एक ये और ये यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, तो टोटल उधर क्या हो जाएगा, जैसे बोरान का हो जाएगा, बोरान वाला, कार्बन वाला, फिर उसके बाद आपका नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर उसके बाद नियान का। तो 3 3 6 रहेगा उसमें। 3 1 2 3
4 5 6 ज़्यादा बन गया है। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 16 जो आपका सल्फर का है वो 16 पे है, ठीक है। ये कितना 2 10 2 12 4 ये 16, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे इसकी कोई कहीं पोजीशन होगी, ठीक है। इस जगह पे इसकी पोजीशन है सल्फर की। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कौन सा वो है, तो कौन सा का मतलब ये आपका, जैसे मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 8 6 हो गया ना, 2 8 6 8 2 10 6 16 हो गया। तो यहाँ 16 सल्फर का पूछा है इसका वो, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि ये आपका एलिमेंट बिलोंग किस ग्रुप में, 16 ग्रुप में आपका होता है, ग्रुप 16। और इसका कौन सा पीरियड हो जाएगा, पीरियड आपका है थर्ड, तो ये थर्ड में है। एक ये हो जाएगा दूसरा और ये तीसरा वाला रहेगा, तो ये यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका ग्रुप 16 थर्ड पीरियड, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका ये जो सल्फर का मतलब कोई एटॉमिक नंबर जिसका एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है और उसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में पूछ रहा था। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन है 1 का सी, ये कह रहा है O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल O2 2 माइनस इज आयन इज डायामैग्नेटिक। व्हाई पूछ रहा है, मतलब क्यों, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग क्या करेंगे, इसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे। ये आपका क्या है O2 है और दूसरा क्या है O2 2 माइनस है। तो O2 का आप कैसे लिखोगे, O2 का मतलब 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 का हम लोग निकालेंगे और ये 18 का, तो 16 का हम लोग लिख लेते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा, ये आपका एक बॉन्डिंग का एक एंटी बॉन्डिंग का, तो यहाँ सिग्मा स्टार हो जाएगा। फिर सिग्मा ये 1s2 ही रहेगा, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2, फिर उसके बाद पाई 2px2, फिर उसके बाद पाई 2py2। ये कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, फिर उसके बाद पाई 2px1 पाई 2py1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो आपका पाई 2px वाला है, इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वाले केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p2 कामा पाई 2px1, यहाँ पाई 2px2 हो जाएगा, पाई 2py2, फिर पाई यहाँ ये स्टार लगेगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में है ये, पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2। अब यहाँ देखिए क्योंकि ये इस केस में देखोगे तो ये 16 हो रहा है इसका, और इस केस में देखोगे तो 18 हो रहा है। तो हम लोग देख ले रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16,
यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, ठीक है। तो इस वजह से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक का मतलब फिल करते हैं। फिल करने का आपको तरीका, जैसे मान लीजिए पहले एक भरा, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, डायरेक्ट ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंप नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी पहले px में भरते हैं, फिर py, फिर उसके बाद pxy2 करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, एफसीसी आपका सॉलिड स्टेट से रिलेटेड है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लगभग इसमें आप यूपी पॉलिटेक्निक वाले की पेपर में मुझे तो लगता है 11 तारीख को आप देखेंगे, तो इसमें से लगभग 50% क्वेश्चन रिपीट करेंगे। 50% मान के चलिए, एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर एक आध दो पेपर और सॉल्व कराता तो मैं आपको बता देता कि कितना है। अब बच्चे ने एक ही भेजा है पेपर में, तो सोच रहा था एक आध और हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता। देखिए कह रहा व्हाट इज द एटम, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब एफसीसी की बात कर रहा है। तो एफसीसी में पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 का क्या है, डी। पहले हम लोग क्यूब बना लेते हैं। ये हमारा क्यूब है। अब ये ध्यान देना है कि एफसीसी में क्या फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड मतलब फेस, यहाँ पे फेस पे आपका क्या हो जाएगा, और फेस का मतलब इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास मैं एक गेंद दिखाता हूँ, उसमें अच्छे से आपको अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए ये गेंद है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे बीच में रखते हैं तो बीच में आधा पोर्शन दिखेगा, क्योंकि फेस का मतलब ये हो गया। तो इसको हम अगर आधे पर से काट दें तो इसका फेस इधर दिखेगा, इसका इधर दिखेगा। तो फेस का मतलब ये आधा यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिखा, इस वाले के लिए यहाँ पे दिखा, इस वाले के लिए यहाँ पे दिखा, इस वाले के लिए यहाँ पे दिखा, और ये पीछे जो आपका इसके पीछे वाला पोर्शन है यहाँ पे दिखा, और एक आगे वाला मतलब जो ये रखा हुआ, ये तो नीचे वाले के लिए हो गया, ठीक है। एक आगे यहाँ मतलब ये फेस वाले के लिए ये उग जाएगा। तो मान लीजिए तो टोटल आपके पास 6 फेस है। 6 का मतलब ये आधा, आधा का मतलब ये आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब ये तो इसका हो गया। अब मान लीजिए जैसे ये है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे है, कार्नर पे ये ऐसे है। अब यहाँ पे एग्जैक्ट तो आपको नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन बस आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे भी रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे मान लीजिए एक है, ठीक है। अगर इसका हम लोग आधा करेंगे, आधा करने का मतलब ये भी किसी से जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा होगा, यहाँ से जुड़ा होगा, ऊपर से जुड़ा होगा, ठीक है। और सामने से तो ये 1/4 1/8 हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे एक बार काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट देंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। एक नीचे से भी कटेगा क्योंकि यहाँ से भी, एक यहाँ से भी ज्वाइंट हो रहा है, तो 1/8 हो जाएगा। तो पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, 6। टोटल फेस कितने हैं, या उसको भूल जाइए, अभी जहां पे आप बैठे हैं, अभी जहां पे बैठे होने का मतलब ये है कि आप किसी रूम में हैं, ठीक है। अगर आप अपने रूम में हैं तो एक आप देखिए पहला छत पे है, छत हो गया, छत वाला एक इस साइड में हो गया, एक इस साइड में हो गया, एक सामने हो गया,
एक इस साइड में हो गया, और एक जिस छत पे आपका मतलब अगर आप सेकंड फ्लोर पे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक जिस पे आपका खटिया या जो भी आपने बिछाया होगा, चारपाई वगैरह, तो वो हो गया। तो टोटल कितना आपको दिखा, 6 हुआ। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 हो गए। तो 6 गुणे 1/2, क्योंकि ये आधा आधा। अगर मान लीजिए इस गेंद को ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे मान लीजिए अगर ये गेंद हमने क्या किया, आधा इधर घुसा, मान लीजिए ये आधा गेंद क्या कर दिया, आधा काट करके इसमें सेट कर दिया, तो ये आधा आधा हो गया। तो इस तरह आधा आधा करके हमने 6 गुणे आधा कर दिया, तो ये हो गया। प्लस 1/8, कार्नर पे 1/8, क्योंकि कार्नर पे आप देखिए, आप ऐसे ही एज्यूम करिए जहां पे आपका कोई कोना है, ठीक है, या ये कोना देख लीजिए, यहाँ पे हम करेंगे, एक यहाँ से दिखेगा, एक यहाँ से दिखेगा, एक ऊपर से, एक इस साइड से, इसी तरह पीछे भी है। तो इसका मतलब टोटल एक सामने से, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये तो 4 हो गया, और 4 उस साइड भी होंगे, तो उस साइड का मतलब 8 हो गए। तो 1/8 हो रहा है। तो 1/8 गुणे कितने हैं टोटल आप काउंट, कार्नर देख लीजिएगा, कार्नर देखेंगे जैसे आप उसमें अपने रूम में ही देखिए, ऐसे तो यहाँ से नहीं दिखाया जाता, रूम में ही देखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। रूम में आप देखिए, पहला कार्नर ये हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा सामने ऊपर, चौथा यहाँ, फिर उसके बाद इस कार्नर पे ऊपर, यहाँ पे और यहाँ पे। टोटल आप देख रहे हैं 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 8 कार्नर हो जाएंगे। तो 8 कार्नर होने का मतलब ये हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 8 एकम 8। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। ये किसके लिए, FCC के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसके लिए हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल containing 80% आइसोऑक्टेन एंड 20% एनहेप्टेन। तो इस केस के लिए जो आपका ऑक्टेन नंबर होगा तो ये 80 हो जाएगा। और एक फ्यूल की बात होती है, फ्यूल की बात होने का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर ऑक्टेन नंबर इसका है, ये कितने परसेंट के लिए है, अगर आपको ये उनका ई है, ये आपको क्या दिया है, 80% आइसोऑक्टेन दिया है, 80% आइसोऑक्टेन दिया है, और 20% क्या दिया है, एनहेप्टेन दिया हुआ है, एनहेप्टेन। तो अब यहाँ पे इस वाले केस में 80% दिया है, इसका मतलब ये इसका जो 80 हो जाएगा, ठीक है, इसका 80 हो जाएगा, ठीक, इसका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो टोटल उस तरह से हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है, 80 + 20 100 आ जाएगा। बट यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये पेट्रोल के लिए कर रहे हैं, अगर पेट्रोल के केस में कर रहे हैं, पेट्रोल के केस में ये 80 हो जाता है, ठीक है। और अगर इसी दोनों के केस के लिए, जैसे ये दिया है और ये दिया है, अगर पेट्रोल के लिए हम बात करते हैं, तो पेट्रोल के लिए आपका क्या होता है, 80 होता है इसका ऑक्टेन नंबर। और अगर कोई मोटर फ्यूल है तो उसके लिए ये 20 हो जाता है, अगर कोई मोटर फ्यूल है। ये पेट्रोल के लिए ऑक्टेन नंबर कितना होता है, ऑक्टेन नंबर ये 80 होता है इन्हीं केस के लिए। और अगर आपका क्या है, फ्यूल है, मोटर फ्यूल है, तो उसके लिए ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर ये 20 होता है। तो इन दोनों केस लिए आपको क्या लिखना होगा, ये एक पेट्रोल के लिए ये होता है और मोटर फ्यूल के लिए ये होता है, इन्हीं दोनों के केस में। तो इसको जल्दी से नोट करिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
डिफिनीशन पूछा है क्लाउड पॉइंट, तो क्लाउड पॉइंट वगैरह का इसको छोड़िए। फिर कह रहा है आपका 77 क्लार्क हार्डनेस इज इक्विवेलेंट टू पीपीएम। क्लार्क से पीपीएम में पूछा है, तो इसको पहले नोट करिए, फिर उसके बाद उसको भी बताते हैं जल्दी से। चलिए इधर साइड में बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? जी है। जी वाले में कह रहा है 77 डिग्री क्लार्क, इसको किस में चेंज करना है? इज इक्विवेलेंट टू पीपीएम में। कितने पीपीएम ये हो जाएगा? तो आपको पता है कि एक पीपीएम में क्या होता है? 1 पीपीएम इक्वल्स टू क्या होता है? 0.07 ये होता है डिग्री क्लार्क। अब इसी को उल्टा लिख लीजिए, 0.07 डिग्री क्लार्क में क्या होता है? 1 पीपीएम होता है। अगर आपको पता है कि जैसे मार्केट में क्या होता है, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं तो वहां आपसे बोला जाता है कि 5 किलो आलू का मूल्य या जो भी है सब्जी का मूल्य इतना है, तो 1 का निकालते हो, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जितना हमको खरीदना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री क्लार्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/0.07। अब हमको कितने का निकालना है? इतने का निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये यहाँ पे ऐसे लिख के चेंज ये हो गया, इसलिए 1 का निकाला, इसलिए 77 डिग्री क्लार्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/0.07 इंटू 77। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1100। यहाँ से हटाएंगे, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू 7 ही हो जाएगा। 100 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये डेसिमल हटाया, तो ये 1100 पीपीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आया है कि यहाँ पे हमको क्या पूछा है कि कितना पीपीएम होगा, तो ये 1100 पीपीएम हो जाएगा। 1100 पीपीएम। ये फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एच वाला है। एच में कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच लूजेज इलेक्ट्रॉन। लूज करता है रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है। यहां आप लिखिए रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस। फिर उसके बाद आपको व्हिच फिर उसके बाद डैश दिया है, फिर उसके बाद आपसे बोल दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन आता है यहाँ पे। इसका यहाँ पे क्या लिखना है आपको? लूजेज, LOOSES, लूजेज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन भाई जिनको पढ़ना है तो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। जो भी भाई साहब लोग जो भी हमको देख रहे हैं, या मुझे अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जान लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है या यहाँ से वाटर ट्रीटमेंट का क्वेश्चन लगाना है, तो ये सब हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। आप पीछे जाके देखेंगे, वाटर ट्रीटमेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है एंजाइम आर, आई है, एंजाइम्स आर। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, कैटलिस्ट, CATLYSTS, कैटलिस्ट। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? बायो कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट होता है।
फिर इसके बाद आपका कह रहा है इज अ रेडियो एक्टिव हैलोजन, तो एक आपका एस्टेटीन होता है, उसका वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 85 होता है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, मतलब ऑप्शन क्या यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में था, ऐसे दे दिया है इज अ रेडियो एक्टिव हैलोजन, ये बोला है, तो इसको बोलते हैं एस्टेटाइन, ASTATINE, एस्टेटाइन। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इसका 85 होता है, एस्टेटाइन बोलते हैं इसको। जो कि जैसे कोई भी नेचर में चीजें हैं तो उसको ट्रेस करने के लिए, जैसे पता करते हैं, जैसे आपका फोन वगैरह खो जाता है तो आप क्या करते हो, पुलिस से बोल देते हो, सर्विलांस पे लगवाते हो अपना फोन, तो ट्रेस किया जाता है। वैसे ही ये भी आपका नेचर में, नेचर की चीजों को ये क्या करता है, ट्रेस करता है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए DEF वाला हमने नहीं कराया है क्योंकि वो थियरी का पोर्शन है। फिर इसके बाद ये आपका है GHIJ, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। या यहीं पे मैं KL भी करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। ये दफ्तर एक एक नंबर का है, तो एक एक नंबर ये ऐसे ही, ज्यादा आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करना होगा, नहीं आप ढेर सारा लिखने लगिए, जिसमें ढेर सारा लिखना होता है उसको लिखिएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, इसका नेक्स्ट वाला कह रहा है कि कह रहा थायोफीन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, थायोफीन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो थायोफीन जो होता है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे हेट्रोसाइक्लिक होगा, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है थायोफीन, तो वो लिखना था। फिर इसके बाद लास्ट है मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, नेक्स्ट है KL हो गया, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, CF2 बोलते हैं मतलब टेफ्लॉन को, लेकिन यहाँ पे मोनोमर पूछा है, तो मोनोमर आपको बताया गया है। मोनोमर क्या होता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो उसमें पॉलीमराइजेशन में, पॉलीमर में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, मोनोमर। टेफ्लॉन इज, अब ये ऑप्शन ऐसे दे दिया है, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट यहाँ पे आप इस तरह स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हो, NCF2 डबल बॉन्ड CF2, चाहे ये लिख लीजिए या इसका नाम आप लिख लीजिए टेट्राफ्लोरोएथिलीन, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ये एक एक नंबर वाले सभी क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये इतना क्वेश्चन था, इसके बाद इसको जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जल्दी से नोट करें।
हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद आपसे पूछा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसका दे दिया है कि एस के लिए क्या होता है, पी के लिए क्या होता है, डी के लिए क्या होता है, एफ के लिए, ये पूछा गया है आपसे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर पूछा गया है तो उसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे पेपर में। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर में से बताता है ये किसी का, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको लिखेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिस्क्राइब्ड द एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द shape of given orbital, shape of given orbital। ठीक है, ये किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल एल से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड, टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर का रेंज जो होता है, द रेंज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर इज 0 से n-1 तक होता है, 0 to n-1। ठीक है, तो इसका रेंज क्या होता है? 0 से n-1। अब अगर l की वैल्यू निकालते हैं, कोई भी l इक्वल्स टू l फॉर स्मॉल s, स्मॉल p, स्मॉल d, स्मॉल f। तो s के लिए ये क्या होता है? 0। ये क्या होता है? 1 होता है, ये 2 होता है, और ये 3 होता है। अगर आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, यहाँ n की वैल्यू जैसे मान लीजिए आपका s के लिए क्या आ गया? 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 हो जाएगा। l की वैल्यू की बात हो रही है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक कंप्लीट करके लिखना था। फिर इसके बाद कह रहा है 25 ml of H2 diffuses in 50 seconds under similar condition. How much time will be taken to 20 ml of O2 diffuse? तो ये आपका वहां से क्वेश्चन लिया गया है, जहां आपका काइनेटिक थियरी ऑफ गैस से इक्वेशन आती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन के केस में। आसान है क्वेश्चन, बस ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपको वो आ रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था? 2 का ए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए था।
यहाँ 2 का b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 25 ml of diffuses in 50 seconds. Under the similar condition, how much time taken to 20 ml of O2 to diffuse? मतलब H2 को डिफ्यूज करने के लिए 50 सेकंड लग रहा है। 25 ml H2 को डिफ्यूज करने के लिए 50 सेकंड लग रहा है। कह रहा उसी कंडीशन पे कितना टाइम लगेगा अगर 20 ml O2 को डिफ्यूज किया जाता है। तो अगर आपको फार्मूला पता होगा तो आसानी से कर ले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल्स टू अंडर रूट m हो जाएगा। अगर आप 1 के लिए निकाल रहे हो तो m1, 2 के लिए निकाल रहे हो तो m2। तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन 1 के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट m1, और रेट ऑफ डिफ्यूजन 2 के लिए निकालना है तो हम लोग क्या हो जाएगा, अंडर रूट m2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग अगर रेशियो निकाल दें, जैसे रेशियो निकालने का मतलब ये m1 बाई m2 कर दे, रेट 1, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां R1 R2 से करके लिख दे रहा हूं। R1 इक्वल्स R1 अपान R2 इक्वल्स टू ये होता है अंडर रूट M2 अपान M1 से। ठीक है, ये डायरेक्ट यहां से लिख दे रहे हैं इसको। चाहे इस तरह आप लिख लीजिए या इस तरह आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये लिखने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे बोला है कि 25 ml H2 का निकालेंगे तो 25 ml पहले का रेट आपको निकाल लीजिए। तो एक का रेट निकालते हैं तो रेट क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका निकालते हैं रेट ऑफ H2 का, रेट ऑफ H2, तो H2 का क्या दिया हुआ है आपको, 25 ml दिया हुआ है कितने सेकंड में, तो ये 25 अपान 50 सेकंड, ये सेकंड में दिया हुआ है, ये 25 ml है। और दूसरा क्या दिया है, रेट ऑफ O2 का, रेट ऑफ O2, ये इसका आपको दिया है कितने ml, 20 ml दिया है, और टाइम आपको नहीं दिया है, ये 30 सेकंड दिया है। तो मान लीजिए इसको हमने टी मान लिया है। अब क्या करना है, इसको वैल्यू ले जाके वहां पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो यहाँ पे 25/50 अपान कितना है 20/T इक्वल्स टू, यहाँ पे जब निकालेंगे M2 और M1 निकालेंगे तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 32 इसका कितने हैं 2 हो जाएगा। ये 32 है ना, ये भी अंडर, ये छूट गया है, यहाँ पे अंडर रूट लगेगा। तो इसका M2 का क्या है, M2 क्या है, ऑक्सीजन का है, ये ऑक्सीजन वाला है। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32/√2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/50 लिखा है तो 25/50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग काट सकते हैं ना, 0.5 ml लिख सकते हैं, या उसको ऐसे छोड़ दीजिए, उस तरह ना लिखिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये क्या आ जाएगा, या आप इसको अगर 0.5 लिख लेते हैं, 0.5/20/T इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपका 16/√16। और 16 का क्या होता है 0.5/20 इक्वल्स टू 20/T है,
इक्वल्स टू ये 4 आ जाएगा। अब यहां से ये ऊपर चला जाएगा इसके पास, ऊपर जाने का मतलब ये 0.5t आ जाएगा, तो 0.5t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 चौक के 80, तो t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये 80 अपॉन 0.5, ये t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 80 दूना 160, ये आया सेकंड आया, ठीक है, ये इतना सेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेकंड में क्वेश्चन में दिया था। जैसे अगर आपको मिनट में दिया रहेगा तो आप मिनट में निकालिए, सेकंड में दिया है तो सेकंड में निकालिए। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर इसके बाद डी वाला क्वेश्चन है, सी वाला कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक, डी ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। तो कैरेक्टरिस्टिक में आप ढेर सारे हैं आपके, ट्रांजिशन एलिमेंट है, वेरी हाई डेंसिटी होता है, कंपाउंड टू मेटल ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, या उसी को आप एस ब्लॉक बोल सकते हो। और डी ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड दैट आर जनरली पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। फिर उसके बाद आपका है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर यूज्ड टू मेक एलॉय विद अदर मेटल, के साथ में एलॉय हम लोग बनाते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सच एज Mn, Ni, Co, chromium, vanadium, etc. are their compounds have been used as a catalyst। कैटेलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाने या घटाने का काम होता है, तो वो आप उसको लिख सकते हैं, थियरी का पोर्शन है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका दो क्वेश्चन बनता है। एक बोल देता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर फॉर द कंबस्शन ऑफ 3 kg ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे अब केवल वॉल्यूम बोला है, और क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि वॉल्यूम एंड वेट एंड वॉल्यूम दोनों बोलता है। तो दोनों जब बोलेगा तो वहाँ पे दूसरा आपका मतलब वो भी तरीका बताया गया है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने इसको आप पहले से ही बता दिया है ये वाले क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको यहाँ पे केवल आपसे पूछा हुआ है, वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम के हिसाब से आपको बताते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, पहले इसको नोट कर लिया है आपने, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अगर नहीं नोट किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, यहाँ तो केवल वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के साथ साथ मैं वेट वाला भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए उस तरह का आ जाता है तो उसको भी कर लीजिए, और इस तरह का देता है तो इसको भी कर लीजिए। तो इसीलिए मैं आपको वेट और वॉल्यूम दोनों के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर में कुछ भी घुमा के, मान लीजिए आप अगर एग्जामिनर के दिमाग में घूम गया कि भाई मैं दोनों देना चाहता हूँ, तो आपको समस्या ना हो, इस वजह से दोनों में बता दे रहा हूँ। तो पहला देखिए, कार्बन की रिएक्शन होती है C+O2, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 2 का डी है, C+O2 CO2। अब यहाँ कार्बन कितना है 12 है, और ये क्या है 32 हो जाएगा ना, और ये टोटल कितना हो जाएगा 44। तो अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कार्बन को दहन करने के लिए कितना उष्मा और कितने उष्मा की मात्रा और आपका कितना वॉल्यूम या आयतन की जरूरत पड़ती है। 3 किलोग्राम कार्बन को दहन करने में कितनी मात्रा और कितना आयतन की आवश्यकता होती है वो बताना है, लेकिन आपके क्वेश्चन में केवल वॉल्यूम पूछा है। तो मैं पहले आपको उसका भी वेट बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद वॉल्यूम भी बता दूंगा, दोनों बता दूंगा। मान लीजिए पेपर में आ जाता है तो फिर कम से कम गलत ना हो ये क्वेश्चन। देखिए, आप मार्केट में सबसे पहले ये जान लीजिए, आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान आपने सेब खरीदा, तो मान लीजिए 5 किलो का मूल्य आपको बताया कि भैया इतना 500 रुपये पसेरी है। 500 रुपये पसेरी का मतलब 5 किलो, तो 500 रुपये पसेरी का मतलब 1 किलो का मूल्य पता चल जाएगा। 5 किलो का मूल्य
500 है तो 1 किलो का मूल्य क्या हो जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। फिर आप मान लीजिए कह दीजिए कि नहीं हमको 3 किलो चाहिए, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही चीज यहाँ होगा, पूरे क्वेश्चन में आपका वही होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या करना होता है, सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबस्ट O2 देन नहीं, यहाँ पे O2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 32 ग्राम आ जाएगा। कितना ऑक्सीजन दहन हो रहा है, 12 ग्राम कार्बन को दहन करने के लिए कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है, 32 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम का हम लोग निकालेंगे, 1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंबस्ट O2 क्या हो जाएगा, 32/12। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 3 kg बोला है, तो 3 kg का मतलब क्या हो जाएगा, 3000 ग्राम की बात कर रहा है। 3 kg बोला है ना, तो 3 kg मतलब 3000 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसलिए 3000 ग्राम के लिए 3000 ग्राम ऑफ कार्बन कंबस्ट O2 32/12 गुणे 3000, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8000 ग्राम आ जाएगा। अब ये पता है आपको, फिर इसके बाद आपको पता है कि आपका एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन कितना होता है और नाइट्रोजन कितना होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस एयर कंटेन्स अबाउट, लगभग, देखिए हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आप नाइट्रोजन को 78% जानते हैं कि 78% होता है, लेकिन हम लोग एक कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 78 ना मान करके हम लोग उसको 79 मान लेते हैं, और इधर जो आपका जो 1% के अंतर्गत और जो अन्य गैसें आती हैं तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अबाउट 79% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन बाई मास, ठीक है, बाई मास नहीं, ऑक्सीजन ये वॉल्यूम आप बताएंगे ना कितना है, ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम, मास नहीं। अब आपको देखिए, जब आपको वॉल्यूम निकालना होगा तब आप मास वाला रिलेशन आप यूज करेंगे, जब आपको मास निकालना होगा तो वॉल्यूम वाला। तो आप यहाँ मास वाला रिलेशन, जैसे आपको रिलेशन पता होगा, एनटीपी पे आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है, तो यहाँ पे 22.4 लीटर को आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम वॉल्यूम मास रिलेशन, फ्रॉम वॉल्यूम मास रिलेशन। यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मास रिलेशन से सिंस .4 लीटर वेट ऑफ O2 देन ये कितना हो जाएगा, 32 ग्राम था ना। देखिए ऑक्सीजन O2, ये वेट ऑफ O2 देन क्या हो जाएगा, एयर इक्वल्स टू O2 किस पे हम लोग देख रहे हैं, एनटीपी पे आयतन, यहाँ पे O2 एट एनटीपी लिखना है, एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 32 ग्राम हो जाएगा। इसलिए 1 लीटर वेट ऑफ O2 एट एनटीपी, ये क्या हो जाएगा, 32/22.4। इसलिए कितने के लिए हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है तो यहाँ 21 लीटर, ऑक्सीजन का देखिए ये 21 लीटर है ना, बाई वॉल्यूम बताया है, तो ये 21 लीटर हो गया।
32/22.4 गुणे 21। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा, 30 ग्राम आ जाएगा। लीटर लीटर ये कैंसिल हो जाएगा, ये लीटर और ये लीटर कैंसिल हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये तो ऑक्सीजन के लिए निकाल लिया, ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ में निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सिंस 22.4 लीटर वेट ऑफ N2 एट NTP, ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन का ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम के लिए 1 लीटर के लिए निकालेंगे। 1 लीटर वेट ऑफ N2 एट NTP 28/22.4, इसलिए कितने के लिए निकालेंगे 79 लीटर के लिए एट NTP। ये कितना हो जाएगा 28/22.4 गुणे 79 के लिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 98.75। कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, नहीं सोचिए कि सर कहाँ से लिख दे रहे हैं। तो ये वैल्यू मुझे पता है, मतलब सॉल्व करके हमने देखा है, इस वजह से याद है। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों को जैसे ये दोनों ऐड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एयर का तो वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा वेट ऑफ एयर, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ एयर, या आप लिख सकते हो टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ एयर इक्वल्स टू N2 प्लस O2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 98.75 प्लस 30, तो ये आ जाएगा आपका 128.75। अब इसके बाद क्या कह रहा है आगे, आपको इसका ये निकल गया, अभी इसका हम लोग वो निकालेंगे, इसका वेट हम लोग मास निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको लिखना है वेट ऑफ एयर सिंस वेट ऑफ एयर फॉर 30 ग्राम O2। 30 ग्राम O2 के लिए क्या हो जाएगा 128.75 है, इसलिए एक के लिए निकालेंगे वेट ऑफ एयर फॉर 1 ग्राम ऑफ O2। तो ये क्या आ जाएगा 128.75/30, इसलिए कितने के लिए 8000, यहाँ पे दिया हुआ ना 8000 ग्राम है, तो इसलिए वेट ऑफ एयर फॉर 8000 ग्राम O2 128.75/30 इंटू 8000। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 34,340 ग्राम, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 34.34 kg। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, अभी आगे इधर भी बताना पड़ेगा, तो कहिए तो इधर ही साइड में लिख दे रहा हूँ, या साइड में लिख दे रहा हूँ, इसको पहले नोट करिए थोड़ा जल्दी से।
चलिए इधर ही लिख दे रहा हूँ, इसको दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट है, पता तो चले कि हाँ कहाँ से लिखना है। इस वाले में देखिए आपने क्या देखा था कि एयर के लिए हमने निकाला ये है। अब यहाँ पे आपको ये जो हमने लिखा हुआ था कि 22.4 लीटर वेट ऑफ O2 एट एनटीपी, तो इसको क्या ध्यान देना, अब इसी का उल्टा कर देना है। उल्टा कर देने का मतलब जैसे कितने के लिए, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मतलब जैसे नीडेड एयर फॉर कितने ग्राम के लिए, जैसे यहाँ पे हम लोग 12 ग्राम के लिए कर रहे थे, तो अब इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के मतलब ये 22.4, सिंस नीडेड एयर फॉर 12 ग्राम कार्बन इक्वल्स टू कितने लीटर के लिए, 22.4 लीटर, इसलिए 1 के लिए निकालेंगे। नीडेड एयर फॉर 1 ग्राम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 22.4 लीटर अपान क्या हो जाएगा 1, ये 12 हो जाएगा। इसलिए कितने के लिए, 3000 ग्राम था ना, यहाँ देखिए 3000 ग्राम था क्वेश्चन में, इसलिए नीडेड एयर फॉर 3000 ग्राम कार्बन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22.4 अपान 12 इंटू 3000। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5600 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5600 लीटर आपका आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग को क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, इसी में कितने के लीटर, मतलब जैसे होता है कि ऑक्सीजन 100 लीटर में बात कर रहे हैं, तो 100 लीटर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 21 लीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस 21 लीटर ऑफ O2 देन एयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसलिए 1 लीटर ऑफ O2 देन एयर इक्वल्स टू 100 अपान 21, इसलिए कितने के लिए 5600 लीटर के लिए, 5600 लीटर O2 देन एयर इक्वल्स टू 100 अपान 21 इंटू 5600। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26,666.66 लीटर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, एक का वेट आ गया और एक का वॉल्यूम आ गया है। यहाँ पे ढेर सारे कुत्ते चिल्ला रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। कोई अजनबी जाता है तो ऐसे ही होता है, तो ऐसे वही हो रहा है। इसके बाद इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, आपका इतना पूछा गया था तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन यहाँ से लिखना होता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसके हिसाब से ये इतना लिखना था। बाकी अगर ये पूछ लेता है कि मतलब वेट भी बताना है तो वेट आप यहाँ से ऐसे निकालेंगे, और अगर आपसे केवल वॉल्यूम पूछ रहा है तो यहाँ से आप वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, इतना ध्यान देना है। ठीक है, तो आपके जो पेपर में आया था, ये जो पेपर मेरे हाथ में है, इस पेपर के अकॉर्डिंग इतना करना है। बाकी अगर उसी में वेट भी पूछ लेता तो वहां पे ये यहाँ से लेके इतना पूरा करना होता। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे भी डिस्कस करना है। तो ये सब देखिए ऐसी चीजें हैं, थियरी वाले पोर्शन है। तो ये क्या करते हैं, मेजरमेंट, पोटेंशियल को मेजरमेंट करते हैं इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, जो आपका कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल नहीं, वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसके बीच में, कैथोड और एनोड के बीच में। या आप बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे आपका आता है E0 सेल आप निकालते हैं, E0 सेल इक्वल टू क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये होता है। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला है, अब यहाँ इसी का डिफरेंस होता है कैथोड और एनोड का। इसको हम और भी पार्ट में, मतलब इसको और भी टाइप से लिख सकते हैं, E0 सेल इक्वल्स टू E0 राइट माइनस लेफ्ट, राइट
माइनस लेफ्ट, इनर्ट लेफ्ट। कोई भी रिएक्शन दी रहेगी उसके हिसाब से हम लोग ये लेफ्ट और राइट लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिख रहा हूँ मैं, नीचे रिएक्शन लिख दे रहा हूँ, उसके हिसाब से लिख सकते हो आप। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया Zn से Zn2 प्लस, और यहाँ आपको कुछ दे दिया 0.1 m दे दिया। फिर उसके बाद ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, फिर कॉपर 2 प्लस, यहाँ पे आपको दे दिया 0.2 m, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दे दिया कॉपर। तो इस तरह की रिएक्शन के लिए ये आपको लिखा जाता है राइट माइनस लेफ्ट, का मतलब यही होता है कि ये आपका L हो गया, या ABC एनोड ब्रिज कैथोड आप ट्रिक याद कर सकते हो, एनोड ब्रिज कैथोड, या रेड कैट एनॉक्स भी आप याद कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी डाल दूंगा, नहीं आप सीधे चले जाइए रसायन एकेडमी के प्ले लिस्ट पे, तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का प्ले लिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ढेर सारे तरीके सिखाए गए हैं कि कैसे हम लोग कोई भी सेल रिएक्शन दी हुई है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब मैंने सिखाया हुआ है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग आते हैं, पूछा गया है स्ट्रक्चर दिया है, उसका आपको स्ट्रक्चर बनाना है। IPAC दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक IPAC लिखने का ललना नियम बता देंगे, उससे कोई भी IPAC हो तो आप अच्छे से कर सकते हो। बस वो प्रोसेस करके आपको ही निकालना चाहते हो। बाकी हमने ये ललना नियम से IPAC में पढ़ाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। तो स्ट्रक्चर बनाना है, कह रहा है राइट, जैसे ये दिया है कौन कौन सा, पहला दिया है, पहला है ब्यूट, फिर उसके बाद 3-in-2-on, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो इसका स्ट्रक्चर ओन बोल रहा है, ब्यूट पहले बोला है, और तीसरे पोजीशन पे क्या लगा है, इन लगा हुआ है। तो हम लोग ओन यहाँ दूसरा, मतलब पहले आप कीटोन को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो यहाँ मान लीजिए कीटोन लगा हुआ है, ठीक। अब दूसरा पोजीशन है, दूसरा पोजीशन का मतलब यहाँ पे कहीं एक और कोई एल्किल ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए CH3 हमने ले लिया, यहाँ से काउंटिंग किए 1 2, दूसरा पे क्या हो गया, ओन लगा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तीसरे पोजीशन पे इन लगा है, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि अब ये एक कार्बन हो गया कंप्लीट, अभी इसका है नहीं, तो यहाँ पे एक HBM लगा दे रहे हैं, CH, और यहाँ पे CH2, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। आपसे बोला है ब्यूट 3-in-2-on, तो ब्यूट 1 2 3 4 कार्बन हो गया, ब्यूट हो गया। अब तीसरे पोजीशन पे क्या है, इन लगा है, तो यहाँ से अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं, क्योंकि ये पास में है, तो काउंटिंग करेंगे तो ये तीसरे पोजीशन पे है, तो ये 3-in है, ठीक है। CH3 नहीं लिखा, नहीं आप CH3 सपोज कर लीजिए, सपोज मत करिएगा, यहाँ है तीसरा पोजीशन, ये हो गया। दूसरे पे क्या है, ओन लगा हुआ है। एक ये स्ट्रक्चर पूछा था, दूसरा स्ट्रक्चर आपसे पूछा था 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि 2 पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो 2 पे हाइड्रोक्सी मतलब कोई आपका इस तरह का लगा होगा, OH लगा होगा, ठीक है। यहाँ कोई CH3 ग्रुप लगा रहा होगा, CH3 ये हो गया, 2 पे हाइड्रोक्सी,
मेथ एथ प्रोप, प्रोप का मतलब ये हो जाएगा COH, ठीक है। प्रोपेनोइक, ओइक का मतलब COOH ग्रुप लगा होगा, तो इसको हम लोग, ये ग्रुप जो लगा होता है इसको हम लोग ओइक ग्रुप बोलते हैं IPAC के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी दूसरे पे, यहां से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3, फिर इसके बाद प्रोपेन हो गया, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड ये हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है आंसर, अब यहाँ पे आपका 5-5 नंबर वाला क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है कोई 2 पार्ट करना है, तो 2 पार्ट में आप क्या करिए, दोनों न्यूमेरिकल कर लीजिए। तो मैं आपको दोनों न्यूमेरिकल बता दे रहा हूँ, एक आपका है फ्यूल से न्यूमेरिकल है और एक आपका वाटर ट्रीटमेंट से है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया हुआ है, आधे लोग तो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे कहना क्या चाहता है, तो बस इसीलिए आपको ये बता दे रहा हूँ। इसमें आपसे पहले पूछ लिया है कोल वाला, आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरे का पहला, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में SCB जब हम लोग निकालते हैं, हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कैपिटल W, अगर करेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं है तब के केस में कैपिटल W प्लस स्मॉल w T2 माइनस T1 अपान क्या होता है, X होता है। कैपिटल W क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का में जो आपका पानी रखा हुआ है उसका वेट होता है, और स्मॉल w जो आपका ऑपरेटस होता है उसका वेट होता है, और T2 माइनस T1 ये आपका इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर होता है। अगर वो उस तरह नहीं देता है, बोल देता है राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल दे दिया है। और X क्या है, ये आपका फ्यूल का वेट है, जैसे मान लीजिए आपने कोयला को जलाना है तो कोयले का वेट दिया रहेगा, तो वो डिपेंड करता है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मास दिया है आपको, मास ऑफ कंबस्टिबल कोल इक्वल्स टू कितना दिया है, 1.0 ग्राम। फिर उसके बाद दिया है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, ये कैपिटल W है, कैपिटल W की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1200 ग्राम दिया है। फिर उसके बाद वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, ये आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 800 दिया है, 800 ग्राम दिया है। फिर उसके बाद आपको दिया है राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर का मतलब T2 माइनस T1 की वैल्यू, ये कितना दिया हुआ है आपको, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो इसको चेंज नहीं करना है, नहीं आप केमिकल इक्विलिब्रियम की तरह आप चेंज करना शुरू कर दीजिए कि 4 डिग्री है तो इसको हम लोग केल्विन में चेंज कर दे, गलत हो जाएगा। जो दिया है बस वैसे ही पुट कर दीजिए फार्मूले में। SCB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल W आपका 1200 है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। 1200 प्लस 800 और T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या दिया है, 4 दिया है, अपान में X की वैल्यू क्या है, 1 दिया है। तो SCB इक्वल्स टू 12 8 20 मतलब 2000 गुणे 4, SCB इक्वल्स टू 8000 कैलोरी पर ग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, बहुत ही आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है फॉलोइंग सॉल्ट आर फाउंड इन अ सैंपल ऑफ 1 लीटर हार्ड वाटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट 0.81 ग्राम दिया है, मैग्नीशियम सल्फेट आपको दिया है 0.12 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड आपको दिया है 1.11 ग्राम दिया हुआ है।
तो आपको ये ध्यान देना है, क्योंकि ग्राम में दिया है तो मिलीग्राम में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि चेंज नहीं करेंगे तो आपका पीपीएम में नहीं आएगा। और ये डायरेक्ट आपको ये दिया हुआ है, ऐसा नहीं बोला है कि आपको बोल दिया है डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ वाटर इन पीपीएम, तो हार्डनेस निकालना है, ना कि आपको जैसे मान लीजिए ये सब वैल्यू आपको दिखा तो आप तुरंत शुरू हो जाइए सोडा लाइम वाला न्यूमेरिकल लगाना शुरू करिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या किया है, डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालना है और फिर तीनों का निकाल करके जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो वो आपको टोटल हार्डनेस पता चल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में ये तीसरे का बी है, इसमें क्या करना है, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, DOS निकालते हैं। पहले सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू लिखने का मतलब 1 लीटर फॉर 1 लीटर सॉल्यूशन, फॉर 1 लीटर हार्ड वाटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का दिया है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये आपको दिया है 0.81 ग्राम। दूसरा दिया है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ये दिया हुआ है आपको 0.12 ग्राम। फिर इसके बाद दिया है CaCl2 1.11 ग्राम, ये दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, तीनों का अलग अलग DOS निकाल लेते हैं। DOS डिग्री ऑफ हार्डनेस क्या होता है, मास ऑफ HPS हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू MW ऑफ CaCO3 अपॉन MW मॉलिक्यूलर वेट। MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट, BMW कार की बात नहीं हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HPS का मतलब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, मतलब जिसकी वजह से पानी में हार्डनेस आती है। तो यहाँ पे इस वाले केस के लिए अब यही फार्मूला सबके लिए निकाल करके रख करके और फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना है। तो इस केस में यहाँ पे मास ऑफ HPS कितना दिया है, अब ये ग्राम में दिया है, इसको हम लोग मिलीग्राम में बना देंगे। तो 0.81 इंटू क्या कर लेंगे, इसको मिलीग्राम में बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंटू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या आ जाएगा 100, और ये इसका HPS का मॉलिक्यूलर वेट, ये आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आप निकालेंगे तो ये 162 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो ये इसको हम लोग ने क्या किया है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 81 आ जाएगा, 81 आएगा। जब ये 81 आ जाएगा, या इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ साथ, देखिए यहाँ पे आप ऐसे करके कर लीजिए, हमने पहले ही बना लिया है, इसको मिलीग्राम में बना लिया है, लेकिन यहाँ पे अभी ये हम अगर डिवाइड कर दें यहाँ से 100, तो ये डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 81 दूनी, और ये 0 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 81 दूनी 162 होता है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब 500 ppm आ गया, 500 ppm। ये DOH किसका आया है, पहले वाले का 1 का। अब ऐसे 2 का हम लोग निकाल लेते हैं, DOH2, ये दूसरे वाले का ट्वाइस नहीं है, ये 2 लिखा हमने ऐसे ही, ट्वाइस नहीं है 1 2 करके, कि मतलब ये इसका है MgSO4 वाले का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.12, ये ग्राम में दिया है, इसको मिलीग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई करिए, इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 अपान इसका मैग्नीशियम सल्फेट का आप निकालेंगे तो ये 120 होगा, आप करके सॉल्व कर लीजिएगा, 120 होगा। मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है, सल्फर का 32, और ये कितना हो जाएगा, काउंट करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं कहोगे सर कहाँ से निकाल दे रहे हैं, MgSO4, तो Mg का कितना होता है 24 प्लस सल्फर का 32 प्लस ये 16 गुणे 4, 24 प्लस 32 प्लस 64,
32 64 कितना हो जाएगा, 96, 96 और 4 100, 120। ये इसका हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का देख लीजिए, कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 गुणे 3, 40 प्लस 12 प्लस 48, और 48 12 कितना होता है, 60 होता है। 60 और 40 100 होता है। ये क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऐसे ही इसका हम लोग निकाल लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का, CaCl2 का। तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम का 40 प्लस Cl का 35.5 होता है, गुणे 2 कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 प्लस 71 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 111। ठीक। अब इन सब का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ जब अगर आप क्या करिए, 100 से डिवाइड कर लीजिए तो ये गायब हो जाएगा 12। ये पहले 0 गायब कर दीजिए। ये हो गया 12 दामा 12 एकम 12, मतलब ये DOH का होल ट्वाइस ये क्या आ गया है, 100 ppm। ठीक है, DOH ये क्या आ गया है, 100 ppm आ गया है। अब फिर उसके बाद आपका एक आपका है लास्ट DOH3 का। DOH तीसरे वाले का हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1.12 है तो 1.11 गुणे 1000। 1000 हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको ग्राम से मिलीग्राम में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि 1 ppm इक्वल्स टू क्या होता है, mg पर लीटर होता है, मिलीग्राम पर लीटर। तो मिलीग्राम इसीलिए बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1000 गुणे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 बटे ये कितना आ जाएगा, 111। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ 100 से डिवाइड कर दें, ये गायब कर दें, तो 111 एकम 111, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो ये आपका DOH तीसरे का जो हम लोग निकाल रहे हैं ये 100 ppm आ गया है, 100 नहीं 1000 ppm। अब तीनों को ऐड कर लीजिए, टोटल H या हार्डनेस इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, DOH1 प्लस DOH2 प्लस DOH3। तो पहला आपका है DOH का 500 प्लस 100 प्लस 1000, ये टोटल क्या आ जाएगा, 1600 ppm। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ये वाला तीसरे का भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी ये आपका बचा हुआ है एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, और फिर उसके बाद IPAC दिया हुआ है, IPAC है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग बताएंगे आपको। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इतना सफिशियंट है आपके लिए। चलिए आइए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक करेक्शन वाला क्वेश्चन शायद पिछले साल या इसके पहले साल आपके यूपी पॉलिटेक्निक में भी आया है, और वही क्वेश्चन सेम IRT के पेपर में आया है। तो वो पेपर मुझे अगर मिल जाता तो मैं उसको भी सॉल्व करा देता, लेकिन पेपर मिल जाए तभी जानो।
इसके बाद क्वेश्चन है, कह रहा है डिटरमाइन द पीएच वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 3.65 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ HCl डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं है, सबसे पहले इसको आपको HCl की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ये कौन सा है, चौथे का बी क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए और प्रिवेंशन है कोरोजन के, तो ढेर सारे उसके कोरोजन वाले प्रिवेंशन है, मतलब बचाव के। जैसे आपके आसपास देखेंगे तो उसमें ढेर सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं, या मान लीजिए जैसे सरिया वगैरह जानते होंगे, घर वगैरह बनता है तो सरिया रहता है, उसमें क्या होता है अगर आप बाहर ऐसे रख दीजिए तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है। तो उस जंग लगने से बचाने के लिए क्या क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं, तो धातु लेपन वगैरह करने के लिए लेपन यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका उसमें ग्रीस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ढेर सारे ऐसे हैं। तो थियरी का पोर्शन उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आगे न्यूमेरिकल के पास चल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, इसलिए हम लोग जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। HCl है, HCl आप अगर तोड़ेंगे तो देखेंगे ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है H प्लस Cl-। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें ग्राम दिया हुआ है, ग्राम में दिया है, कितना दिया है 3.65 इंटू 10⁻³ ग्राम दिया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमको मोल नहीं पता है और पीएच निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पीएच इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस। H प्लस क्या होता है, पहले यहाँ पे H प्लस आपको चाहिए, और H प्लस चाहने के लिए आपको क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। तो कंसंट्रेशन कहाँ से आएगा, मोल पर लीटर होता है कंसंट्रेशन। तो यहाँ मान लीजिए मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ मोल पर लीटर ऐसे डायरेक्ट तो आ नहीं सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राम से मोल में जाएंगे। अब यहाँ कितने के लिए बोला है, पर 100 ml के लिए बोला है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो ml को हम लोग लीटर में बना देंगे, ग्राम को मिलीग्राम में बना देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करें, H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.65 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा, ग्राम से मिलीग्राम में जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपान में ये 100 हो जाएगा। और यहाँ देखिए अगर इसको हम लोग 3 पॉइंट ऐसे करेंगे, अब यहाँ ये क्या है आपका ग्राम में है, तो मोल में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये अगर आप HCl का निकालेंगे तो HCl का आप देखिए H का क्या हो जाएगा 1 प्लस Cl का 35.5, तो ये क्या हो जाएगा 36.5। तो यहाँ पे आप क्या करिए 36.5 से डिवाइड कर दीजिए 36.5। और यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर 1 0 यहाँ हम दे देते हैं 10 लिखते हैं, और यहाँ पे क्या करें 2 0 यहाँ पे दे दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा 365/365 गुणे 10⁻³ गुणे यहाँ देखिए 3 0 हमने यहाँ पे हमने क्या दिया 1 0 दिया, तो 10 1 बचा, और यहाँ पे हमने 2 0 दिया, तो यहाँ पे 10 बचा, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻³ ये आया H प्लस। अब हमको क्या करना है, इसी H प्लस की वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर देना है। तो pH इक्वल्स टू क्या होता है माइनस ऑफ लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितना दिया है 10⁻³ तो pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 log 10 हो जाएगा। और log 10 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है जब बेस उसका 10 दिया हो। तो ये pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। इसके बाद आपसे कह रहा है लुब्रिकेंट और उसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो लुब्रिकेंट का मतलब स्नेहक होता है, और उसमें आप जानते होंगे जैसे ग्रीस वगैरह जानते हैं,
या साइकिल, आप जानते हैं साइकिल में क्या होता है, साइकिल के पहिए में कभी कभी आप देखते होंगे या आपके साथ ही घटनाएं होती होंगी, जब आप पैडल वगैरह चलाते हैं तो अगर उसमें जो छर्रा रहता है, जैसे ये कुछ इस तरह दिखता है, ट्राई व्हील बोलते हैं इसको, ठीक है। इस तरह कुछ रहता है और इसके अंदर यहाँ पे ऐसे एक और प्याली टाइप का बनी होती है जिसमें क्या होता है, छर्रा लगा रहता है। तो ये अगर कभी कभी छर्रा इसके बीच में जो रहता है वो टूट जाता है तो क्या होता है, हम लोग पैडल जब मारते हैं तो झटके से क्या मारते हैं, और कभी कभी होता है हम आगे साइकिल के आगे पहुंच जाते हैं और साइकिल हमारे ऊपर आके गिर जाती है। तो ऐसी घटनाएं मेरे साथ घट चुकी हैं। तो ये आपका क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग वगैरह को मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ढेर सारे ऐसे सामान हैं जिसमें वो लग गया है, तो उससे क्या होता है, आप में ताकत भी ज्यादा आपकी लगती है। आप क्या करते हैं, तेजी से उसको आप जब पैडल मारते हैं, जब इसमें जंग वगैरह लगा रहता है, और जंग तभी लगेगा जब इसमें आपका ग्रीसिंग वगैरह आपका बहुत दिन से नहीं हुआ रहेगा, तो ये होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें ग्रीसिंग लगा करके और इसको मतलब जैसे क्या करता है, ये सरफेस को तेजी से बाइंडिंग करता है। जैसे सरफेस प्लेन, जैसे मान लीजिए क्या करता है, यहाँ कोई सरफेस है, ये है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जब वो लगा रहता है तो उसको स्लिप करता है, तो स्लिप करता है तो क्या होता है, तेजी से स्मूथली वो चलने लगता है। या अगर आप मान लीजिए जैसे साइकिल में आप देखते हैं उसमें ग्रीसिंग वगैरह कर दीजिए तो उसमें आपकी ताकत कम लगती है और वो स्पीड में क्या करता है, स्मूथली चलने लगता है। तो बस ये उसी का है लुब्रिकेंट का यूज। इसके बाद आपके लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आईपीएससी पूछा है, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं आईपीएससी लास्ट क्वेश्चन करा दे रहा हूं। मिटाएं इसको, ये कह रहा है आईपीएससी राइट द आईपीएससी ऑफ द फॉलोइंग। पहले का आईपीएससी, देखिए पहला आईपीएससी आपका दिया है CS3 का 4C, या इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन CS3 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 ये CS3 इस तरह का दिया रहे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बस यहाँ पे आपको ये देखना है कि लल्ला नियम आपको बताने के लिए बोल रहा था, LLNA। L का मतलब आपको देखना है लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन सबसे लंबी श्रृंखला चेक करिए। फिर लार्जेस्ट ब्रांचिंग, लार्जेस्ट ब्रांचिंग, फिर उसके बाद नियरेस्ट एटम, फिर उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोई इधर से भी आप काउंटिंग करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इधर से अगर कर लीजिए 1 2 3, तो दो पे क्या है, दो मेथिल लगे हुए हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 डाई मेथिल, 2 डाई मेथिल प्रोपेन। फिर इसके बाद दूसरा है आपका, दूसरा दिया हुआ है HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस वाले केस में आपका ये इसको ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ पे है, अब पहले आपका क्या आ जाएगा, ब्यूट, 1 2 3 4, तो ब्यूट हो गया, ब्यूट। फिर उसके बाद 3 पे क्या आ रहा है, तीसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड होने का मतलब ये क्या है, ईन हो जाएगा, ब्यूट
3 इन, फिर उसके बाद क्या है आपका 1 पोजीशन पे क्या है, 1 पे आइन है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा है CH3 CO का होल ट्वाइस O। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या है, CH3 CO O, फिर उसके बाद CO CH3, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक। अब यहाँ पे जैसे ये पोर्शन आपका जो बना हुआ है, ये क्या काम कर रहा है, इथेन का 1 2 मैथ एथ हो जाएगा। तो इथेन क्या हो जाएगा, इथेनोइक क्योंकि ये क्या है, ओइक का काम कर रहा है ना, COOH इस टाइप का। तो ये इथेनोइक हो गया, और क्या है, एनहाइड्राइड इसको हम लोग बोलते हैं। तो इथेनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है आपका CH3 COO CH2 CH3। तो इसको हम लोग दूसरे फॉर्मेट में ऐसे डायरेक्टली करेंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूजन हो जाए। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ के लिखते हैं CH3 CO CH2 CH3, ये दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मेट में, पहले ये देखिए, ये क्या है, एथिल है, ठीक है, एथिल है। और ये हम लोग इसको बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को, इसको ईथर टाइप का, जैसे मान लीजिए COOR होता है, COOR RCOR, तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल एल्केन, ETHYL एथिल एल्केनोएट, एल्केनोएट हो जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट है पांचवा OHC, सिंगल बॉन्ड CH2 OH है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि यहां से अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इसको फर्स्ट मिल जाएगा, सेकंड, थर्ड। तो ये थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, OH लगा है। तो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में हम लोग अल लगाते हैं। तो ये 3 हाइड्रोक्सी, तीसरे पोजीशन पे OH लगा है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल, इसको नोट कर लीजिए। फिर लास्ट है आपका, इसमें दो में डिफरेंस है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। तो उसका एग्जांपल बताते हुए उसका मैं स्ट्रक्चर भी बता दूंगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है, पेपर में पूछे जाते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए बस लास्ट क्वेश्चन है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस। थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और ये
थर्मोसेटिंग। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको बस ऐसे ओरली बताऊंगा, जहां स्ट्रक्चर बताना होगा उसको बता दूंगा। तो पहला है, ये क्या होते हैं, जो थर्मोसेटिंग होता है ये आपका लीनियर होता है या रेखीय होता है, और ये वाला जो थर्मोसेटिंग होता है ये आपका 3 डायमेंशनल होता है, ये लीनियर नहीं होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका बनता है। फिर इसके बाद इसमें जो वंडर वाल्व आंतरिक बलों के कारण ये गर्म करने पे क्या हो जाते हैं, नर्म हो जाते हैं और पिघल जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या करते हैं इसमें प्लास्टिक वाले में क्या होता है, जैसे हम लोग अगर कोई चीज हीट करते हैं, अगर आप लोग जानते होंगे कि घरों गांव वगैरह में अगर आप खेतों में सींचने जाते हैं तो ठंडी के टाइम में देखते होंगे जो सेक्शन पाइप होता है, जो आप लोग मशीन वगैरह में यूज करते हैं, तो सेक्शन पाइप क्या होता है, टाइट हो जाता है ठंडियों में। तो उसको हम लोग गर्म करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने के बाद या गन्ने वगैरह की पाती वगैरह उसको जला करके उस हीट करते हैं, तो वो क्या होता है, कूलिंग करने पे वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और हॉट मतलब जब गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसका दोनों का एग्जाम्पल हम लोग बता दे रहे हैं। इसमें पॉलीथीन हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक वाले में पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीथीन, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, CH2 N लगा दीजिए। पॉलीथीन पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग लीजिए, उस पे CH2 ऐसे करके यहाँ पे N लगा दीजिए, तो ये पॉलीस्टाइरीन हो गया। थर्मोसेटिंग में क्या हो जाएगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बना दीजिए, NH CH2 NH CO NH CH2, ये आपका क्या है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। और इसके बाद एक आपका है बैकेलाइट का स्ट्रक्चर, इसको CH2 से जोड़िए, यहाँ OH से जोड़ दीजिए, CH2 OH CH2, यहाँ CH2 आ जाएगा, ये बैकेलाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो यहीं पे ये आपका समाप्त होता है, ये आपका पेपर हमने पूरा सॉल्व करा दिया है। ठीक है, तो इसको आप, अगर आपको सही लगा हो कि हमने आपको कुछ चीज़ें याद दिला दी हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।